एक क्लोक पहने आदमी अपने पर्सनल सैंक्चुअरी में चल रहा है जहां अनंत फूलों का फील्ड है। डेकेड से ये आउटकास्ट वही पुराना रास्ता चलता आया है। उसके दिन एक जैसे लगते थे, लेकिन आज फ्लावर्स के बीच कोई गिर गया है जिसने उसकी रूटीन ब्रेक कर दी। क्लोज से देखने पर एक शॉकिंग चेहरा नजर आता है, कोई जिसे वो जानता ही नहीं होना चाहिए। वो नोहा ग्रान है, उसकी फेवरेट स्टोरी की बिलवेड हीरोइन। वो सोचता है कि वो यहाँ क्यों है। अचानक उसे स्टोरी की बिगिनिंग का एक फॉरगॉटन डिटेल याद आता है। प्लॉट के अकॉर्डिंग उस खुद ही भागना चाहिए, उसे छोड़ देने का आइडिया आता है, लेकिन प्लॉट की टेंशन नहीं ली। वी ये उठा लेता है, अपने हीरो को अबैंडन करने से मना कर देता है। उसे अपना बिजार रीइंकार्नेशन याद आता है, एक वन वे टिकट अपनी फेवरेट फिक्शनल यूनिवर्स में। ये वर्ल्ड गार्डियंस नाम के एलीट हीरोज के ग्रुप से प्रोटेक्टेड है। उनमें से उसकी फेवरेट नोआ ग्रैन एक वॉरियर थी जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ती थी। उसे उसकी ट्रैजिक बैक स्टोरी याद आती है, वही एपिसोड जिसने उसे उसका बिगेस्ट फैन बनाया। ये यूटोपिया ऑफ द फॉलन मिस्ट की दुनिया है, वो गेम जिसमें उसने अपनी पूरी पास्ट लाइफ लगा दी थी। उसे एक ट्विस्टेड फैन बॉय थॉट भी याद आता है, गेम में उसकी डार्क डेस्टिनी के बारे में। नोआ की स्टोरी की शुरुआत एक ब्लीक ऑर्फनेज से हुई जहां कोई वार्मथ नहीं थी। एक बच्ची के रूप में उसके साथ सर्वेंट जैसा बिहेव किया जाता था, ओवरवर्क किया जाता था और बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दिया जाता था। उसे रात देर तक काम कराया जाता था, उस पर एक आउंस भी कंपैशन नहीं दिखाया जाता था। ऑर्फनेज डायरेक्टर उसे सस्ते दाम बेच देता है, उसे चेन से बंद कर उसकी नॉन दुनिया से दूर ले जाया जाता है। उसका नया ओनर उसे एक इंसान की जगह प्रॉपर्टी समझता है। बेटर लाइफ की कोई होप इमीडिएटली उसके बूट तले कुचल दी जाती है। वो अपनी इनोसेंस के लिए बेचती है, लेकिन उसकी डेस्परेट क्राइज सुनने वाला कोई नहीं होता। उसके लिए वो बस एक स्लेव है और उसकी फीलिंग्स बिल्कुल इरेलेवेंट है। वो अपनी क्रुएल्टी को जस्टिफाई करता है, कहता है कि वो बस इस ग्रिम दुनिया में अपना पार्ट प्ले कर रहा है। टाइम के साथ उसकी आंखों की लाइट फेड हो जाती है, एम्प्टी स्टेयर रिप्लेस कर लेती है। आखिरकार उसे एक नए ज्यादा पावरफुल फिगर के सामने पेश किया जाता है। ये मिस्टीरियस नोबल वुमन उसे खरीदने का फैसला करती है। पहली बार उसे क्लीन कपड़े दिए जाते हैं और थोड़ी डिग्निटी मिलती है। नोआ एक प्रॉपर मील खाती है, एक ऐसी लग्जरी जिसे वो कभी नहीं जानती थी। एक सॉफ्ट बेड में सुलाकर ये नई रियलिटी एक इम्पॉसिबल ड्रीम लगती है। उसे लगता है कि उसको आखिरकार अपना एक हेवन मिल गया है। लेकिन ये काइंडनेस एक हार्श और अनफॉरगिविंग रेजिमेंट की शुरुआत होती है। वो खुद को कन्विंस करती है कि इस पीस के लिए वो कोई भी हार्डशिप फेस कर सकती है। प्रिडिक्टेबली ये ट्विस्टेड वर्जन ऑफ होम भी ज्यादा देर नहीं टिकता। यूज और दूसरे बच्चों को एक मैसिव वॉल तक ले जाया जाता है, ड्रेडेड डीमन रेल्म की बॉर्डर। डेस्परेट नोआ पूछती है कि उसकी सपोज्ड सेवियर ने उन्हें यहां क्यों छोड़ दिया। गार्ड बताता है कि नोबल वुमन का आखिरी क्रूअल ऑर्डर था कि उन्हें उनकी फ्रीडम दे दी जाए। वो खुद अपीयर होती है, गार्ड को डिसमिस करके बच्चों से सीधे बात करती है। वॉल के टॉप पर खड़ी होकर वो अपने स्लेव्स को उनकी सर्विस के लिए मॉकिंगली कंग्रेचुलेट करती है। वो दुनिया में एंटरटेनमेंट ही है, इस होल शरीर की ट्विस्टेड मोटिवेशन रिवील करती है। नोआ का चेहरा कलर लूज कर देता है जब हॉरिफाइंग ट्रूथ फाइनली उसको समझ आती है। एक गिफ्ट के तौर पर वो मॉन्स्ट्रस बीस्ट्स को डिफेंसलेस बच्चों पर छोड़ देती है। ये सो कॉल्ड प्ले टाइम शुरू होती है और इमीडिएटली उनके बीच कैओस फैल जाता है। टेरर में फ्रोजन नोआ बस अपनी आंखों के सामने नाइटमेयर को अनफोल्ड होते देख सकती है। कार्नेज के बीच दूसरों को प्रोटेक्ट करने का एक डेस्परेट इंस्टिंक्ट जागता है, लेकिन ये सिर्फ इंस्टिंक्ट नहीं है। रॉ अनटेम्ड मैजिक अचानक उसके हाथ से इरप्ट होती है। नोबल्स इस डेवलपमेंट से शॉक होते हैं, लेकिन क्रूअली डाउट करते हैं कि उसका न्यू फाउंड पावर कुछ कर सकती है। एक डेस्परेट क्राई के साथ नोआ अपनी नई केओटिक पावर का हर लास्ट आउंस यूज करती है। वो फियर्सली अपनी फेट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है, एक मॉन्स्टर के क्रशिंग ब्लो को डॉज करती है। ओवरवेल्म्ड वो बस इस हॉरिफिक आउटकम को चेंज ना कर पाने की अपॉलॉजी मांगी। उसके आसपास दूसरे बच्चों की डेस्परेट स्ट्रगल्स फेड होने लगती है। पुअर डिस्पेयर के आंसू उसके चेहरे से बहने लगते हैं जब वो अपनी पावरलेसनेस कन्फ्रंट करती है। फिर भी एक सिंगल बर्निंग थॉट रह जाती है। उसकी विजन फेड हो जाती है और वो एग्जॉशन में कोलैप्स हो जाती है। ये उसकी ट्रैजिक टेल का एंड होना चाहिए था, लेकिन फेट के कुछ और प्लान्स थे। लेकिन जब मॉन्स्टर फाइनल ब्लो के लिए आता है, उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वापस लाइफ में रोर करता है।
अपनी आखिरी स्ट्रेंथ के साथ वो हाथ बढ़ाती है, अपनी ग्रिम फेट को अटरली रिजेक्ट करती है। उसकी आंखों में आग जल उठती है जब वो आखिरी डेस्परेट सर्ज ऑफ रॉ पावर अनलीश करती है। वो बीस्ट को पॉइंट ब्लैंक ब्लास्ट करती है, इस क्रूअल वर्ल्ड के अगेंस्ट अपनी डिफाइंस चिल्लाती है। मॉन्स्टर उसकी विल की शेयर अनटेम्ड फोर्स से कंप्लीटली ओब्लिटरेट हो जाता है। स्ट्रगल की इटर्निटी के बाद उसके फीट आखिर सॉफ्ट पीसफुल ग्राउंड को टच करते हैं। वो अपने आप को एक ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल फील्ड में पाती है, जहां जेंटल वार्म लाइट है, कंफ्यूज्ड लेकिन सेफ। यूज एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स गायब है, जिनकी जगह एक सेरीन और मैजिकल सैंक्चुरी है। अनकॉन्शियसनेस में ड्रिफ्ट करते हुए वो सोचती है कि क्या ये ब्यूटीफुल सेरीन प्लेस हेवन है। स्ट्रगल से भरी लाइफ के बाद आखिर मिली पीस का वो आखिरी थॉट लेती है, लेकिन वो आफ्टर लाइफ में नहीं उठती। वो एक स्ट्रेंज अनफेमिलियर बेड में उठती है, डिसओरिएंटेड और एकिंग। उसकी अटेंशन दूर क्रीक होने की साउंड पर जा टिकती है। उसका पहला विजिटर कोई काइंड नर्स नहीं, बल्कि एक मैसिव टस्क्ड बीस्ट है जो यूज घूरती है। जब उसे लगा था नाइटमेयर खत्म हो गई, एक नई नाइटमेयर उसके बेडसाइड तक आ पहुंची है। हमारा फैन बॉय प्रोटैगनिस्ट अपने हीरो के सामने कूल लूज ना करने की अर्ज से लड़ रहा है। नोहा का फियर इंस्टेंटली फ्यूरी में बदल जाता है। वो अपने मिस्टीरियस सेवियर पर भांकती है। एक इनविजिबल फोर्स क्लोक्ड फिगर पर अटैक करती है, उसे हर्टलिंग बैकवर्ड भेज देती है। वो शॉक्ड होकर लैंड करता है, रियलाइज करता है कि उसने अपनी सिग्नेचर एबिलिटी इतनी जल्दी अवेकन कर ली है। उसके पास्ट लाइफ मेमोरीज एज अ गेमर किक इन कंफर्म करते हैं कि वो क्या देख रहा है। ये उसकी लेजेंडरी साइकोकिनेसिस है, ऑब्जेक्ट्स को शेयर विल से मैनिपुलेट करने की पावर। यूज थ्रेट समझकर वो उसकी डायरेक्शन में डिब्री का स्टॉर्म अनलीश करती है। नोआ एक डेस्परेट डिफेंस करती है, इस पावरफुल स्ट्रेंजर को दूर रखने की कोशिश करती है। फिर भी वो कैजुअली सिंपल गस्ट ऑफ विंड से उसकी पूरी साइकिक असॉल्ट डिफ्लेक्ट कर देता है। उसकी आंखें डिसबिलीफ में वाइड हो जाती हैं। उसका अल्टीमेट अटैक कुछ भी नहीं समझकर हटा दिया गया। एक टेरिफाइंग थॉट यूज आती है, ये आदमी मॉन्स्टर्स से कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर है। उसकी ग्लोइंग आंखें एक पावर लेवल रिवील करती है जो बिल्कुल अलग दुनिया का है। लेकिन रिटेलिएट करने की जगह वो कामली अपने हाथों में एक स्ट्रेंज लाइट गैदर करता है। एक ओपनिंग सेंस करते हुए नोआ अपनी सारी साइकिक पावर डायरेक्टली उसके गले पर फोकस करती है। वो उसे कैप्चर करने से पहले उसे डाउन करना प्रेफर करती है। अपनी बीइंग के हर फाइबर के साथ वो जीने की डेस्परेट विल को इस एक अटैक में डाल देती है। एक टेरिफाइंग मोमेंट के लिए लगता है काम कर गई, लेकिन वो उसकी साइकिक ग्रिप को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कोई जेंटल ब्रीज थी। नोहा का चेहरा पूरे डिसबिलीफ में कंटॉर्ट हो जाता है। उसकी अल्टीमेट पावर कंप्लीटली यूजलेस थी। उसके ब्रोकन अटैक की रॉ फीडबैक यूज वायलेंटली ग्राउंड पर फेंक देती है। फ्लोर पर कंप्लीटली स्पेंट पड़ी नोहा बस अटर डिस्पेयर में ऊपर देख सकती है। वो उसके ऊपर लूम करता है। उसकी ग्लोइंग आंखें डिक्लेयर करती हैं कि सब खत्म। उसकी विल टूट जाती है। वो मान लेती है कि उसकी सारी डेस्परेट स्ट्रगल्स किसी काम की नहीं थी। आंसू उसके चेहरे से बहने लगते हैं। वो आखिरकार अपनी क्रूअल फेट एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन फाइनल ब्लो की जगह एक वार्म कुकिंग फ्लेम अचानक अपीयर होती है। उसका मिस्टीरियस कैप्टर कैजुअली उसके सामने ही एक होल चिकन रोस्ट करना शुरू कर देता है। नोहा का दिमाग कंप्लीटली फेल हो जाता है इस बिजार टर्न ऑफ इवेंट्स को प्रोसेस करने में। वो एक्सपर्टली मील को कार्व करता है, मॉन्स्टर से लड़ना कंप्लीटली भूल जाता है। एक फ्लैश में वो स्क्यूअर के लिए मीट का परफेक्ट कट तैयार कर लेता है। एक फ्लोरिश के साथ वो परफेक्टली ग्रिल्ड केबाब प्रेजेंट करता है सर्व करने के लिए। वो स्टीमिंग स्क्यूअर्स अपनी टेरिफाइड गेस्ट को ऑफर करता है। यूज अटरली स्पीचलेस छोड़कर नोआ का दिमाग ब्रेक हो जाता है। वो सोचती है कि कोई मॉन्स्टर अचानक केबाब्स क्यों ग्रिल कर रहा है। वो अंदर से उसकी टेरिफाइड एक्सप्रेशन पर क्वेश्चन करता है, पॉइंट कंप्लीटली मिस करते हुए। यूज याद आता है कि वो बस एक टेरिफाइड एग्जॉस्टेड बच्ची है जिसने अभी अपनी पावर्स अवेकन की है। वो फिर से फूड ऑफर करता है
उसकी इंटेंशन अभी भी कंप्लीट मिस्ट्री है। वो स्क्यूअर ले लेती है। उसका दिमाग इस मॉन्स्टर के मोटिव्स को समझने के लिए रेस करता है। उसकी स्वर्लिंग आंखें एक माइंड दिखाती हैं जो कंप्लीट सिस्टम ओवरलोड के एज पर है। अपनी हंगर को सरेंडर करते हुए वो डिफाइंटली एक बाइट ले लेती है, जैसे उसे चैलेंज कर रही हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट वैसे बस होप कर रहा है कि उसका अनसीजन्ड कुकिंग एक्चुअली एडिबल है। वो स्टन साइलेंस में देखता है जब उसके टेरर के आंसू कुछ और में बदल जाते हैं। सिंपल मीट की पहली बाइट उसकी कंपोजर को शैटल कर देती है और बुरे रिलीफ के आंसू गिरने लगते हैं। वो डिसबिलीफ में मम्बल करती है, ये बस ग्रिल्ड मीट है, लेकिन ये वो चीज है जिसका वो कभी सपना भी नहीं देख सकती थी। एक सिंगल ग्लिसनिंग पीस ऑफ मीट एक लाइफ टाइम की मिस्ड वार्मथ और कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। अपने सॉब्स के बीच वो डिक्लेयर करती है कि ये सबसे अनबिलीवेबली डिलिशियस चीज है जिसका उसने कभी स्वाद लिया है। पहली बार वो सिर्फ फूड का नहीं बल्कि प्योर अनअडल्टरेटेड काइंडनेस का स्वाद लेती है। रिलीफ, एग्जॉस्शन और फुल स्टमक की वेव फाइनली हिट करती है और वो राइट इनटू उसमें कोलैप्स हो जाती है। वो उस पकड़ लेता है। उस अपनी पास्ट लाइफ की ट्रैजिक बैक स्टोरी का हर डिटेल याद आता है। उसे याद आता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर बनकर पैदा होने के बाद उसने ह्यूमन से दूर रहने की कसम खाई थी, लेकिन उसे अप क्लोज सफरिंग देखकर वो जानता है कि वो अपने हीरो को अबैंडन नहीं कर सकता। अपनी आखिरी स्ट्रेंथ के साथ वो वीकली उसकी क्लोक को पकड़ती है, एक सिंगल क्वेश्चन उसके होठों पर। अपने आंसुओं के बीच वो एक चीज पूछती है जिसे वो जानना चाहती है, क्या तुम मेरे साइड हो? पेरेंथेसिस, उसका वल्नरेबल क्वेश्चन उसे फ्रेट ट्रेन की फोर्स से हिट करता है। वो इमीडिएटली अपना चेस्ट पफ आउट करता है, कूल प्ले करते हुए डिक्लेयर करता है, ऑफ कोर्स आई एम। प्योर रिलीफ एक आंसू उसके गाल से पथ बनाता हुआ बहता है। पहली बार वो एक जेन्युइन फ्रैजाइल स्माइल ऑफर करती है और विस्पर करती है, थैंक यू। उस स्माइल की शेयर इमोशनल पावर उसके दिमाग को कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट कर देती है। वो क्रम्पल होकर साइलेंट फैन बॉय मेल्टडाउन में चला जाता है। जब नोआ क्यूरियसली पूछती है कि क्या वो बोल सकता है, वो अपना हेड टिल्ट करती है, सरप्राइज्ड कि ये क्लोक्ड मॉन्स्टर एक्चुअली वर्ड समझ सकता है। उसे इतना फ्लस्टर्ड देखकर उसके होठों पर एक छोटा सा स्माइल खेल जाता है जब वो इंटरेस्टिंग कहती है। वो कूल प्ले करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इंटरेस्टिंग कहना उसे कंप्लीटली रैटल कर देता है। नोआ बिटरली लाफ करती है, एडमिट करती है कि उसकी पूरी लाइफ एक लॉन्ग मिजरेबल नाइटमेयर रही है। एक सैड स्माइल के साथ वो कन्फेस करती है कि वो किसी के भी उसे बचाने की होप छोड़ चुकी थी। यूज डीपली आयरॉनिक लगता है कि उसका सेवियर एक हीरो नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर निकला। कंफर्ट का स्ट्रेंज सेंस फील करते हुए वो बोल्डली अपने मिस्टीरियस प्रोटेक्टर का नाम मांगती है। क्वेश्चन यूज लूप में डाल देता है, क्या उसका मतलब उसके पास लाइफ का नाम है? वो ऑब्वियस पॉइंट आउट करती है, इस लाइफ में मॉन्स्टर होने के नाते उसके पास शायद नाम भी नहीं है। एक ब्रिलियंट स्माइल के साथ नोआ डिक्लेयर करती है कि वो ही उस नाम देगी। उसका फैन बॉय ब्रेन कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसका अल्टीमेट हीरो वो नाम दे रही है। जब वो फुल ब्लोन पैनिक में स्पाइरल करता है, नोआ थॉटफुली सोचती है कि अपने नए कंपेनियन को क्या कहेगी। नोआ की आंखें स्पार्कल करती है जब वो अपने मिस्टीरियस सेवियर के लिए परफेक्ट नाम पर पहुंचती है। रे नाम की शेयर सिंपल परफेक्शन उसके फैनबॉय ब्रेन को कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट कर देती है। वो प्योर अनअडल्टरेटेड जॉय में अपने हाथ ऊपर उठा लेता है, अपना नया नाम एब्सोल्युटली लविंग करता है। वो कूल प्ले करने की कोशिश करता है, खुद को याद दिलाता है कि उसके हीरो की हैप्पीनेस ही मैटर करती है। उस पल वो उसे एक कैरेक्टर की नहीं बल्कि एक असली, जिंदा और मुस्कुराती हुई लड़की के तौर पर देखता है। ये इमोशनल मोमेंट अचानक उसके पेट की तेज जोर की आवाज से टूट जाता है। वो चाहता है कि वो बोल पाता ताकि उसे बता पाता कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। इसकी जगह वो और खाना बनाने के लिए अपना मैजिक यूज करता है, ये वादा करते हुए कि वो उसका पक्का साथी बना रहेगा। जब वो खाती है, नोआ क्वाइटली रे का शुक्रिया अदा करती है, आखिरकार अपने रक्षक का नाम जानकर। लेकिन नए डिटर्मिनेशन के साथ वो ऐलान करती है कि वो इस सैंक्चुरी में हमेशा नहीं रह सकती। छोड़ना, रे की पूरी दुनिया उसके अचानक अनाउंसमेंट से रुक सी जाती है। वो इस पीसफुल
छोटे से स्वर्ग को क्यों छोड़ना चाहेगी? वो समझती है कि हर चीज के बावजूद उसे इंसानी दुनिया में वापस जाने का एहसास हो रहा है। नोआ मानती है कि उसके पास अपने पास्ट की एक भी अच्छी याद नहीं है, लेकिन वो बस यहां नहीं रह सकती। एक अजीब, हटाया नहीं जाने वाला एहसास उसे कहता है कि उसे वापस जाना ही होगा। भारी दिल के साथ वो ऐलान करती है कि यहीं उनके रास्ते अलग होंगे। आखिरी बार देखती है, खाने और उसकी दया का शुक्रिया अदा करती हुए। एक बिटर स्वीट स्माइल के साथ नोआ आखिरी धीमी बाय बाय कहती है। दरवाजा बंद होकर रे को अचानक हुई खामोशी में बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। वो उसे दूर भागते हुए देखता है, एक दर्द भरी फीलिंग के साथ, समझते हुए कि वो जाने के लिए बिल्कुल सीरियस थी। जब वो बाहर कदम रखती है, एक राक्षस जानवर परछाइयों से उसे कूदने को तैयार हो जाता है। उस जानवर का भड़कता चेहरा उसकी नजरों के सामने आ जाता है, उसे चीरने को तैयार। लेकिन एक पल में रे प्रकट होता है और एक ताकतवर किक से मॉन्स्टर को उड़ा देता है। वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, उसे इस खतरनाक दुनिया में अकेले जाने देने से इनकार करते हुए। एक ड्रामेटिक पोज के साथ वो उसकी पर्सनल एस्कॉर्ट बनने की पेशा करता है, जिससे वो हैरान रह जाती है। उसका खामोश डिटरमिन्ड नॉड ही उसका जवाब होता है। एक शानदार रिलीव्ड स्माइल उसके चेहरे पर बिखर जाती है जब वो अपने नए गार्डियन से चिपक जाती है। हाथ में हाथ लिए वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उसका दिल से निकला शुक्रिया हवा में गूंजता है। तारों भरी आसमान के नीचे नोआ अपने मिस्टीरियस कंपेनियन की तरफ मुड़ती है। हे रे, नोआ उसके पास बैठती है, अंदाजा लगाती है कि उसकी ताकत आम मैजिक नहीं है। उसे याद आता है कैसे उसका अपना मैजिक फेल हो गया था, जबकि उसकी ताकत ने मॉन्स्टर्स को तुरंत तबाह कर दिया था। क्यूरियोसिटी के साथ वो पूछती है क्या वो एक एबिलिटी यूजर है, और एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भीख मांगती है। रे थोड़ा रुकता है, उसकी बहुत ईगर रिक्वेस्ट पर सोचता है। कोई फ्लैशी डिस्प्ले दिखाने की जगह वो अचानक उसकी चोट ग्री लेक की तरफ हाथ बढ़ता है। एक गर्म नर्म रोशनी उसके हाथों से निकलकर उसे एक सूदिंग ग्लो में लपेट लेती है। वो सिर्फ उसे ठीक ही नहीं कर रहा, बल्कि उसकी स्टैमिना, स्पिरिट को वापस लाने और रीजेनरेशन देने के लिए बफ्स लगा रहा है। नोहा डिसबिलीफ में घूरती है जब वो महसूस करती है कि उसके घाव चमत्कारिक तरीके से भर रहे हैं। वो कूदकर बिल्कुल ठीक खड़ी हो जाती है, चिल्लाते हुए कहती है, तुम एक हीलर हो? पूरी तरह से चार्म होकर। वो कहती है कि उसे लगा वो कोई डिस्ट्रॉयर होगा, लेकिन ये नर्म ताकत एक अमेजिंग सरप्राइज है। रे अंदर से मानता है कि नई जिंदगी में डेकेड्स की बोर्डम के बाद उसने हर तरह की एबिलिटीज, हीलिंग भी मास्टर कर ली है। उसे एक हीलिंग मॉन्स्टर का आइडिया बिल्कुल फैसिनेटिंग लगता है। उसे एक वॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शन कहती है। वो तय कर लेता है कि उसकी खुशी ही मायने रखती है। वो उसकी लॉजिक के कंफ्यूजन को साइड में करके समझाती है कि इन पावर्स को यूज करने के लिए अपने शरीर की अंदरूनी होली एनर्जी को चैनल करना पड़ता है। वही एनर्जी किसी मॉन्स्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसका मतलब है कि सिर्फ एबिलिटी यूजर ही उन्हें असल में हरा सकते हैं। इससे रे एक बिल्कुल अनोमली बनता है, एक मॉन्स्टर जो वही ताकत इस्तेमाल कर सकता है जो उसकी तबाही का कारण होनी चाहिए। अचानक नोआ दूर उरोक के नाम का एक बड़ा शहर देख पाती है। वो इस मैसिव स्ट्रक्चर को उरोक के किले का शहर कहता है, उसका पहला घर। रे इन खंडारों को देखता है, नोट करता है कि मॉन्स्टर इन्वेजन के बाद ये पूरा इलाका छोड़ दिया गया था। नोआ ऐलान करती है कि बॉर्डर गार्डियंस आगे हैं और अब से वो खुद सेफ हैं। वो रे से वापस मुड़ने को कहती है, इंसिस्ट करती है कि उनकी साथ यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन उसके प्रोटेस्ट करने से पहले अचानक एक ब्लेड यूज पीछे से भेड़ देती है। रे सिर्फ एक कंफ्यूज्ड हाँ निकाल पाता है जब वो अनएक्सपेक्टेड अटैक रजिस्टर करती है। दोस्ती का चेहरा शेयर टेरर से टूट जाता है अपने रक्षक को ऐसे गिरते देखकर। वो चिल्लाकर उसका नाम लेती है। हॉरर में उसे उस ब्लो से लड़खड़ाते हुए देखती है। शॉक से ओवरवेल्म्ड वो बस ये हॉरिफाइंग सीन अनफोल्ड होते देख सकती है। एक सेकंड के लिए वो सोचता है क्या ये उसकी आखिरी सांस है, फिर वो वापस आता है। अपने अटैकर को पकड़कर एंग्रीली पूछता है, तुम कौन हो? स्ट्रेंथ के एक झटके के साथ वो एफर्टलेसली अपने मिस्टीरियस अटैकर को दूर फेंक देता है। वो एक स्टन्ड नोआ के ऊपर खड़ा होता है,
अनॉयड है कि एक ह्यूमन नाइट को आना ही था। रे अपने घाव को देखकर मानता है कि उसे इसकी उम्मीद थी, बस इतनी जल्दी नहीं। उसका अटैकर एक बॉर्डर गार्डियन है, वो इलीट नाइट्स जिनका नोआ ने अभी जिक्र किया था। नाइट की आंखें ठंडी, फोकस्ड इंटेंसिटी से जलती है। वो क्लियरली यह बिजनेस पर है, लेकिन रे की छाती पर लगे घाव पर मैजिकल ग्लो आती है और वो तुरंत ठीक हो जाता है, जिससे नाइट हैरान रह जाता है। रे अंदर से नोट करता है कि कोर पर होली अटैक किसी भी मॉन्स्टर के लिए फेटल होना चाहिए। वो अपने हुड के नीचे स्मर्क करता है, क्योंकि वो कोई आम मॉन्स्टर नहीं है। नाइट कोई देर नहीं करता, ब्लाइंडिंग स्पीड के साथ एक और स्ट्राइक के लिए आगे कूदता है। वो अपने टारगेट के पीछे अपीयर होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रे थिन एयर में गायब हो गया है। अचानक नोआ उन दोनों के बीच आ जाती है, चिल्लाती है नाइट को रुकने के लिए। वो अपनी जगह पर कड़ी खड़ी है, फियर्सली उसी शख्स की रक्षा कर रही है जिसने उसकी जान बचाई थी। अपने हाथ फैलाकर वो नाइट से भीख मांगती है कि वो उसके मिस्टीरियस दोस्त को छोड़ दे। नाइट स्टन्ड रह जाता है। उसे एहसास होता है कि लड़की जिससे वो देख रहा है एक तपातवर एबिलिटी यूजर है। नोआ की आंखें डिफायंस से जलती है। दूसरे इंसान को जिनकी वो परवाह करती है हर्ट होने देने से इनकार करती हैं। वो डॉट्स कनेक्ट करता है, पूछता है क्या वो कल के इंसिडेंट की सर्वाइवर है। एक ग्रिम फ्लैशबैक कंफर्म करता है, वो नोबल वुमन के क्रूअल गेम की अकेली सर्वाइवर है। नाइट की अग्रेशन रिलीफ में बदल जाती है। वो पूछता है क्या वो उस ऑर्डील के बाहर ट्रूली सही सलामत है। नोआ उसके अचानक 180 डिग्री बदलने से कंप्लीटली बैफल्ड रह जाती है। पूछती है अभी क्या हुआ। वो मानता है कि ये सिचुएशन उसकी सैलरी ग्रेड से ऊपर है और उनसे कहता है कि वो उसके सुपीरियर से मिले। नाइट फॉर्मली अपना परिचय देता है, विल स्टील। अपने राश अटैक के लिए माफी मांगता है। विल समझाता है कि वो एक रूकी है, एक नया बॉर्डर गार्डियन जो अभी इसी पोस्ट पर तैनात किया गया है। विल नोआ को बताता है कि उसके सुपीरियर्स को उसके बचने की खबर सुनकर बहुत खुशी होगी। वो समझाता है कि वह गार्डियन के रेसिडेंशियल एरिया जा रहे हैं, जो शहर की दीवार के जस्ट पार है। रूकी नाइट पीछे देखकर पूछता है क्या उसका मॉन्स्ट्रस कंपेनियन भी साथ आ रहा है। नोआ को कोल्ड स्वेट आने लगता है। एक मॉन्स्टर को किले में घुसाने की रियलिटी यूथ से जबरदस्त हिट करती है। वो अपनी आंखों के सामने रे के गिरे हुए चेहरे को नहीं हटा पाती। विल का एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है उसे देखने के बाद। वो तय कर लेता है कि वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। फैसला लेते हुए कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, नाइट एक्शन में आता है। वो एक बड़ा क्लोक निकालता है। उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट प्लान फॉर्म लेता है। एक ड्रामेटिक फ्लोरिश के साथ वो पूरी नोआ को उसके बड़े कपड़े में लपेट लेता है। विल ऐलान करता है कि वो उसे छिपा देगा, जिससे रे साइलेंटली सोचता है कि उसका अपना दिखने वाला अपीयरेंस का क्या होगा। विल उसका नाम पूछता है और वो फॉर्मली अपना परिचय नोआ ग्रैन के तौर पर देती है। नाइट समझाता है कि उसकी तरह सभी गार्डियंस ताकतवर एबिलिटी यूजर्स हैं। अपनी उंगली हाथों पर रखकर वो उन्हें वार्न करता है कि वो अपने मॉन्स्ट्रस कंपेनियन को राज रखें। वो उन्हें शहर के अंदर ले जाता है, इस बात पर जोर देते हुए कि रे का पता नहीं चलना चाहिए। उनका डेस्टिनेशन एक बड़ा इम्पोजिंग फोर्ट्रेस है, गार्डियन हेडक्वार्टर्स। विल अपने कमांडर को अपने आने की खबर देता है, जबकि नोआ और रे ऑकवर्डली क्लोक के नीचे एक साथ बंधे होते हैं। बिना जवाब का इंतजार किए रूकी नाइट हिम्मत करके दरवाजा खोल देता है। अंदर एक आदमी आह भरता है, क्लियरली अनॉयड है कि विल ने उसका जवाब तक नहीं सुना। कमांडर विल को घूरता है, सार्केस्टिकली पूछता है क्या उसने कभी नॉकिंग के बारे में सुना है। विल फॉर्मली अपने सुपीरियर कमांडर लिबेराटो रोजेलिया से माफी मांगता है, जो उसके सबॉर्डिनेट के एटीट्यूड से इंप्रेस नहीं है। अपनी हाइडिंग स्पॉट से झांककर नोआ कमांडर को फॉर्मली अपना परिचय देती है। कमांडर का जॉ ड्रॉप जाता है, उसका स्टर्न डिमीनर इंस्टेंटली टूट जाता है। इमोशन से ओवरकम होकर वो उसके कांधे पकड़ता है, रिलीव्ड है कि वो असल में जिंदा है। नोआ उसके अचानक इंटेंस रिएक्शन से कंप्लीटली टेकन अबैक रह जाती है। कमांडर गहरी झुककर ट्रेजेडी को रोकने में उनकी फेलियर के लिए माफी मांगता है। नोआ इंसिस्ट करती है कि उसे माफी की जरूरत नहीं है, असल विलन्स तो नोबल्स थे। लिबराटो उसकी माफी पर ग्रेटफुल लगता है, शायद गिल्ट अभी भी है। एक काम मैच्योरिटी के साथ वो फॉर्मली उसकी माफी कबूल करती है और अपनी माफी पेश करती है।
लिबराटो रिलीफ की आह भरता है, लेकिन मानता है कि उसे बदले की भावना को छोड़ना एक्सपेक्ट करना ज्यादा होगी। लिबराटो नोट करता है कि बदला उसकी हीलिंग नहीं करेगा, और साथ ही विल को कंप्लीट हैंडफुल कहता है। विल को एहसास होता है कि वो बस डीपली रिलीव था कि वो सेफ थी। कमांडर इमोशनल मोमेंट को काटकर तेज सवाल करता है, तो आगे क्या? वो आखिरकार उसले गंठ वाले क्लोक की तरफ इशारा करता है, पूछता है कि उस सामान का क्या मामला है। अचानक क्लोक के नीचे से एक मफल्ड आवाज आती है जो आजाद किए जाने की डिमांड करती है। लिबराटो कंप्लीटली फ्लैबरगैस्टेड रह जाता है, मानता है कि यह सिचुएशन उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी आगे है। रे क्लोक के नीचे से ऊपर तैरता है और कमांडर मानता है कि उसने ऐसा बिजार मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। नोहा तुरंत उसकी डिफेंस में कूदती है, इंसिस्ट करती है कि रे ने उसे बचाया है और कभी किसी को हर्ट नहीं करेगा। कमांडर नोट करता है कि रे किसी नॉन मॉन्स्टर डेटा से मैच नहीं करता, लेकिन वो एक मॉन्स्टर को ऐसे ही घूमने नहीं दे सकता। लिबराटो सीधे रे से बात करता है, 1 करोड़ का सवाल पूछता है, क्या तुम सचमुच नोआ के साइड हो? रे अपना सीना तान लेता है, अंदर से चिल्लाता है कि ऑफ कोर्स वो है। वो उसकी फेवरेट कैरेक्टर है, जिसे गार्डियंस कुछ पल के लिए स्पीचलेस रह जाते हैं। कमांडर अपनी थोड़ी सहलाता है, मानता है कि ये बिजार सिचुएशन उसकी उम्मीद से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लिबराटो तय करता है कि इस पूरी मेस को एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग की जरूरत है, लेकिन अभी कुछ और प्रेसिंग मैटर्स है। वो नोआ की तरफ मुड़ता है, कंफर्म करता है कि उसने सच में अपनी यूनिक पावर्स अवेकन कर ली है। विल समझाता है कि एक एबिलिटी यूजर होने के नाते आगे बढ़ने का उसका अकेला रास्ता गार्डियन बनना है। एक सैड रिजॉल्व के साथ नोआ मान जाती है, एडमिट करती है कि वापस जाने के लिए उसकी कोई और जिंदगी है भी नहीं। कमांडर और विल एक गर्म स्माइल शेयर करते हैं, ऑफिशियली यूज अपनी रैंक्स में वेलकम करते हैं। जब वो चीजें रैप अप करने वाले होते हैं, नोआ को अचानक अपने कंपेनियन के बारे में एक क्रूशियल डिटेल याद आती है। वो रे की तरफ एक क्यूरियस स्माइल के साथ मुड़ती है, ऐलान करती है कि वो भी एक एबिलिटी यूजर है। दोनों गार्डियंस उसके बोल्ड डिक्लेरेशन से कंप्लीटली फ्लोर्ड रह जाते हैं। नोआ एक क्लूलेस रे की तरफ इशारा करती है, कॉन्फिडेंटली कहती है कि उसके पास भी उन्हीं की तरह पावर्स हैं, पर पेजिक। बाद में नोआ को आखिरकार गार्डियंस क्वार्टर्स में अपना एक रूम दिया जाता है। पहली बार जिंदगी में वो एक गर्म लग्जूरियस बाथ में बेती है। ये आराम इतना ओवरवेलमिंग है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पानी में तैरते हुए वो सोचती है, क्या वो सच में इस नई मिली पीस की हकदार है? गार्डियंस ने यूज एक प्रॉपर घर दिया है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अभी भी एलियन लगता है। अगले दिन विल उनके नए रिक्रूट से मिलने का फैसला करता है। वो दरवाजा खटखटाता है, सोचता है कि वो अपनी नई जिंदगी में कैसे सेटल हो रही है। अंदर स्टेप करते हुए उसे ऑलरेडी तैयार किए जा रहे खाने का सरप्राइजिंग नज़ारा मिलता है। वो पोलाइटली अपना परिचय देता है, कहता है कि वो नए मेंबर को चेक करने आया है, लेकिन वो नॉब घुमाने से पहले एक मिस्टीरियस फोर्स उसका हाथ खींची ले जाती है। दरवाजा हवा के झटके से खुल जाता है, रूकी नाइट को उड़ाकर पीछे फेंक देता है। वो कंप्लीटली बैफल्ड रह जाता है, पूछता है कि वो अचानक पावरफुल हवा का झोंका कहाँ से आया। ये इनविजिबल फोर्स उसे रूम के अंदर धकेल देती है, उसे बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ती है। जोर से स्लैम करते हुए दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। उसे अंदर जिसने भी ऐसा किया उसके साथ फंस जाने पर मजबूर कर देता है। विल खुद को उठाता है, पूछता है क्या ये उसके मिस्टीरियस कंपेनियन का काम है। रे, जो अब एक अचांबे में डोमेस्टिक एप्रन पहने, एक पोज मारता है और प्राउडली क्रेडिट लेता है। वो समझाता है कि वो नहीं चाहता था कोई और गार्डियन यूज देखे, इसलिए उसने दरवाजा उड़ा दिया। विल बस घूरता रह जाता है, उसका दिमाग एक एप्रन पहने मॉन्स्टर की सूरत को कंप्यूट करने के लिए स्ट्रगल करता है। पूछता है कि एक मॉन्स्टर कैजुअली ब्रेकफास्ट क्यों बना रहा है। रे समझाता है कि वो नोहा के लिए खाना बना रहा है, जिससे रूकी नाइट ऑटरली बैफल्ड रह जाता है इस डोमेस्टिक मॉन्स्टर से। कल शब्द रे के दिमाग को घुमा देता है, उसे उन इवेंट्स की याद दिलाता है जो उन्हें यहां ले आए। सीन वापस फ्लैशबैक करती है, जब नोहा कॉन्फिडेंटली ऐलान करती है कि उसका मिस्टीरियस कंपेनियन एक एबिलिटी यूजर है। दोनों गार्डियंस एक मॉन्स्टर के उनकी पावर्स इस्तेमाल करने की अनहर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट से कंप्लीटली फ्लोर रह जाते हैं। कमांडर कंप्लीटली अपना कूल खो देता है, चिल्लाता है कि ऐसी चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है।
लेकिन उसका डिसबिलीफ जल्दी ही इंटेंस क्यूरियोसिटी में बदल जाता है। वो जानना चाहता है कि रे किस किस्म की एबिलिटी रखता है। जवाब में रे कामली प्योर होली लाइट का एक गोला स्टंट कमांडर के सामने कॉन्जर करता है। लिबरातो शॉक्ड रह जाता है जब वो सीक्रेट एनर्जी को डायरेक्टली मॉन्स्टर से उसके अपने हाथ में आता महसूस करता है। वो तुरंत यूज एक हाई लेवल हीलिंग एबिलिटी पहचान लेता है, एक ऐसी ताकत जो गार्डियंस के बीच में इतनी रेयर है कि प्रैक्टिकली एक लेजेंड है। कमांडर रे को एग्जीक्यूटिव लेवल थ्रेट घोषित करता है, कंप्लीटली अपनी कंपोजर खो देता है। प्रेजेंट में वापस आकर विल मानता है कि वो पूरा सीन वाइल्ड था, फिर पूछता है नोआ कहाँ है। रे बस ब्लैंकली वापस घूरता है, जैसे उसके कोई आइडिया नहीं है नाइट क्या कह रहा है। इसी वक्त नोआ अपीयर होती है और दोनों लैड्स उसकी रेडिएंट अपीयरेंस से कंप्लीटली स्टन्ड रह जाते हैं। विल ऑकवर्डली यूज एक पैकेज देता है, समझाता है कि ये गार्डियंस की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा सप्लाईज हैं। नोआ ओवरवेल्म्ड हो जाती है, सोचती है कि खाना, कपड़े और अब एक घर जो उन्होंने उसके दिया है। एक ब्रिलियंट स्माइल के साथ वो उन्हें अपना सबसे सिंसियर और हार्टफेल्ट शुक्रिया पेश करती है। विल ब्लश करता है, इंसिस्ट करता है कि वो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, जबकि रे अपनी हीरो की डैजलिंग स्माइल से अंधा हो जाता है। नाइट यूज बताता है कि बाद में एक मीटिंग है और वो यूज लेने वापस आएगा। जब दरवाजा बंद होता है, नोहा और उसका मॉन्स्टर्स गार्डियन फिर से अकेला रह जाता है। नोहा सप्लाईज को पकड़कर मानती है कि उसे लगता था वो हमेशा के लिए सिर्फ नौकरी के लायक है, लेकिन रे जेंटली उसका सर थपथपाता है, इंसिस्ट करता है कि ये नई जिंदगी कुछ है जो उसने खुद कमाई है। वो साइलेंटली चाहता है कि वो उसे बता पाता कि वो अपनी सेल्फ एस्टीम बिल्ड करे। उसे एडोरेबली फ्लस्टर्ड छोड़कर उसका दिन अचानक घर के बनाए खाने की डिलिशियस स्मेल से टूट जाता है। वो टेबल की तरफ दौड़ती है, कंप्लीटली ब्लोन अवे रह जाती है कि रे ने उसके लिए पूरा ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया। जब वो खाने के लिए बैठती है, वो सोचती है कि ऐसा दयालु इंसान मॉन्स्टर क्यों है, लेकिन एक बाइट ही काफी है उसके पिघल जाने के लिए। मजाक करती है, कहती है कि वो उसे अपने कुकिंग से जीतने की कोशिश कर रहा है। उसे इतना खुश देखकर रे मेंटली नोट करता है कि सीरियसली अपनी कुलिनरी स्किल्स को लेवल अप करे। ये पीसफुल ब्रेकफास्ट तब इंटरप्ट होता है जब उसे अचानक वो पैकेज याद आता है जो विल लाया था। उसकी ग्लोइंग आंखें बॉक्स पर टिक जाती हैं। वो सोचता है कि उसका नया एली क्या डिलीवर कर सकता है। पैकेज के अंदर नोआ को एक किताब मिलती है जिसके कवर पर एक लेजेंडरी हीरो है। रे टाइटल को समझने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ तुरंत उसे एक फेमस हीरोइक टेल के तौर पे पहचान लेती है। उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आता है, ये इस दुनिया की भाषा आखिरकार सीखने का परफेक्ट मौका है। नोआ पीसेस को जोड़ती है, रियलाइज करती है कि उसका मॉन्स्ट्रस दोस्त असल में पढ़ नहीं सकता। डेस्परेट जेस्चर्स के साथ वो उसे सिखाने के लिए भीख मांगता है, आखिरकार शब्दों को समझने के लिए ईगर। उसका चेहरा उदास हो जाता है जब वो मानती है कि एक फॉर्मर स्लेव होने के नाते उसे कभी पढ़ना नहीं सिखाया गया। वो एक छोटा सा स्माइल ऑफर करती है, समझाती है कि वो किताब की फेमस होने को जानती है, बिना पढ़े ही। नोआ को याद आता है कि वो कहानी को सिर्फ इलस्ट्रेशन से जानती थी, कभी शब्दों से नहीं। रे डिफीट में झुक जाता है, पढ़ना सीखने की उसकी उम्मीद कंप्लीटली टूट जाती है। अचानक गुस्सा आता है जब वो कमांडर को दोष देता है नोआ की देखभाल में इस बड़ी ओवरसाइट का। नोआ चीयरफुली कमांडर से लेसन्स मांगने का फैसला करती है, कंप्लीटली रे की साइलेंट प्रोटेक्टिव रेज को मिस करती है। लेकिन उसका गुस्सा जल्दी ही एक ग्रिम रियलाइजेशन को जगह देता है, दुनिया के बारे में जिसमें वो है। उसे याद आता है कि किताबें एलीट के लिए एक लग्जरी है और गार्डियंस का आराम सिर्फ एक गोल्डन केज है। अपने स्टेटस के बदले में उन्हें मॉन्स्टर्स के खिलाफ फ्रंट लाइंस पर अपनी जान रिस्क में डालनी पड़ती है। जब विल आगे ले जाता है, रे बस सोच सकता है कि ये गेम सेटिंग कितनी ट्रूली क्रूअल है। नोआ नर्वसली साइलेंस टूटती है, पूछती है कि गार्डियन एग्जीक्यूटिव्स असल में कैसी है। विल एक कंफर्टिंग स्माइल ऑफर करता है, वादा करता है कि वो सब अंदर से अच्छे लोग हैं। वो पूछता है क्या वो उनसे मिलने के लिए तैयार है, और वो ब्रेवली हाँ में सर हिलाती है, जो भी आने के लिए तैयार। एक डीप सांस लेकर विल एग्जीक्यूटिव मीटिंग रूम के भारी दरवाजे खोलता है। अंदर किले के सबसे ताकतवर गार्डियंस इंतजार कर रहे हैं। उनकी इंटेंस गेज नए आने वालों पर टिकी हुई है। एक
कैरिज्मेटिक गार्डियन उनका एक नोइंग स्माइल के साथ स्वागत करता है, ऐलान करता है कि वो इंतजार कर रहा था। एक तेज जबान एल्फ ने तुरंत कमांडर से इस अचानक दखल अंदाजी की वजह मांगी। एक और एग्जीक्यूटिव ने एल्फ से मजाक उड़ाते हुए पूछा कि आखिर उसकी नजर किस चीज पर गई है। एक स्टोइक दिखने वाले गार्डियन ने पूरी सिचुएशन को डिसमिस कर दिया, मानते हुए कि यह उसके वक्त के लायक नहीं है। उसके उतने ही बेदिल कंपेनियन ने तुरंत उसकी सहमति जताई। ग्रुप के एक छोटे मेंबर ने घबराकर पूछा कि क्या सब कुछ वाकई ठीक है। पहले गार्डियन ने बताया कि हालान की कुछ समस्याएं हैं। एल्फ ने पूरी जानकारी के बिना काम किया। एल्फ ने उसकी शांत चीज पंछी को बेहतर तरीके से बयान किया, जबकि वो उसे हंसाकर टाल गया। उसने उसे गुस्से से काम लेने से मना किया और बस शांत रहने को कहा। एल्फ ने हवा में हाथ झटकाया, पूरी सिचुएशन से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुई। नोआ कमरे के बीच में बेआबरू खड़ी थी, उनकी तेज नजरों के दबाव को महसूस कर रही थी। रे ने खामोशी से इन झगड़ों को देखा, ये एहसास करते हुए कि एग्जीक्यूटिव मीटिंग बस डिसफंक्शनल अजीबों का एक झुंड है। एक खामोश गार्डियन उसे एक नर्म, लगभग शर्मीला एक्सप्रेशन से देख रहा था। कैरिस्मेटिक लीडर ने टेंशन को काटते हुए नोआ से अपना परिचय देने को कहा। एक गहरी झुककर उसने अपना नाम नोआ ग्रान बताया और उनकी मार्गदर्शन मांगी। वो चुप लड़की शर्माई, नोआ से कहा कि इत पेश आने की कोई जरूरत नहीं है। एक खुश मिजाज औरत रोज आगे बढ़ी, ऐलान करते हुए कि यहाँ हर कोई दोस्तों जैसा है। एक और गार्डियन ने हाँ में सर हिलाया, ये मानते हुए कि उसने सुना है वो काफी कठिन दौर से गुजरी है। उसने मुस्कुराकर अपना परिचय एरिक के तौर पर दिया और उसे ऑफिशियली टीम में वेलकम किया। वो स्टोइक गार्डियन ने भी थोड़ा सा मुस्कुराकर उसे आराम करने को कहा, क्योंकि अब वो सब कॉमरेड थे। उस आदमी ने एल्फ लिलिया को उसके एटीट्यूड के लिए डांटा, ये दिखाते हुए कि वो कमांडर से छोटी है। लिलिया ने उसे ताल दिया। नोआ की तरफ मुड़कर कांटा बिछा सवाल किया कि क्या वो दोनों ठीक ठाक साथ निभाएंगे। एक और गार्डियन शर्मीली तुबाकी ने घबराकर पूछा कि क्या वो भी अपना परिचय दे सकती है। नोआ ने देखा जब तुबाकी ने झांका, क्लियरली स्पॉटलाइट पसंद नहीं आया। बेचारी लड़की तुरंत सोशल प्रेशर से ओवरवेल्म्ड होकर शॉर्ट सर्किट हो गई। लीडर ने ऑफिशियली नोआ को वेलकम किया, जो बेआबरू तरीके से एक बहुत ही शक्की दिखने वाला बैग पकड़े हुए थे। उसने खुश होकर हाँ कही, जबकि रे अंदर से खुश था कि उसके हीरो को आखिर एक जगह मिल गई है। लेकिन दूसरे एग्जीक्यूटिव्स बेवकूफ नहीं बने, तुरंत जानना चाहिए कि बैग में क्या है। एरिक ने राज भरे अंदाज में बैग को उनका मेन थीम कहा, जिससे रे ने अंदर से रहम की भीख मांगी। रे को एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से कमजोर है। ये एग्जीक्यूटिव्स एक बिल्कुल अलग स्तर पर है। टॉप ब्रास से घिरा हुआ रे ने सोचा कि क्या वो इस मीटिंग से जिंदा बच पाएगा। अचानक एक गार्डियन से नफरत की किरण फटी। लिलिया ने अपने दांत पिसोसे, क्लियरली अपने हेडक्वार्टर्स में मॉन्स्टर्स की फैन नहीं है। हरकत की एक धुंध में शर्मीली तुबाकी अपनी निकाली हुई तलवार लेकर आगे कूदी। उसकी आंखें अपने लक्ष्य पर टिकी थी, उसकी घटक इरादा साफ था। पहली बार रे को लगा कि शायद ये वो लड़ाई है जो वो वहीं जीत सकता। जब वो जवाब देने वाला था, लिलिया भी इस हंगामे में शामिल हो गई, नीचे से अपना हमला किया। एरिक ने स्टील की टक्कर से बीच बचाव किया और पूरी रूम में हल्लर में बदल गई। तुबाकी ने एक तेज लात का फॉलोअप किया, जिसे रे लड़खड़ाया और नोआ ने चिल्लाकर उसका नाम लिया। रोज ने तैयार हमले में शामिल होकर अपने हाथों को जबरदस्त ताकत से चमकाया। रोज का चमकता हुआ हाथ रे की तरफ बढ़ा, लेकिन यकीनन दोस्ताना नहीं था। उसने संपर्क किया और नोआ ने कमांडर की तरफ चिल्लाया जब उसका दोस्त मार खाकर गिर गया। एक तरफ फेंकी गई एक डरा हुआ नोआ बस कांप सकती थी, जबकि हंगामा फैला। तुबाकी और लिलिया ने अचानक पीछे हटकर एक मॉन्स्टर को महसूस करने के बाद इंस्टिक्ट पर काम करने के लिए माफी मांगी। नोआ रे के पास दौड़ी, घबराई हुई कि गार्डियंस ने यूं सच में चोट पहुंचाई है। रे अंदर से हैरान था, उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि मैं जवाब तक नहीं दे पाया। लिलिया ने शर्माए हुए माना कि उसने सुबाकी को शांत रहने को कहा था, लेकिन मेरे अपने अल्फाज ठीक नहीं थे। एरिक ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या ये किसी की भी शांत की पहचान थी। लिलिया ने माना कि वो गंभीर नहीं थी, लेकिन सुबुबाकी ने इकरार किया कि उसे पता नहीं कैसे रोका है। एरिक ने घबराए विल का शुक्रिया अदा किया, ये मानते हुए कि ये सब उम्मीद के मुताबिक था।
नोहा ने एग्जीक्यूटिव्स पर तेज नजरों से देखा, गुस्से में थी कि उन्होंने रे के नेक इरादों पर सवाल उठाए। कमांडर ने टेंशन को काटते हुए आखिरकार एक ठीक शुरुआत का वक्त तय किया। उसने फॉर्मली अपने अजीब मेहमान का परिचय कराया, कमरे में ऐलान करते हुए कि उसका नाम रे है। एग्जीक्यूटिव्स ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। उनकी तेज उत्सुकता ने उनकी सावधानी को पूर्ण रूप से दबा दिया। उन्होंने उसे सवालों की बौद्धार कर दी। एक ऐसे मॉन्स्टर को समझ नहीं पा रहे थे जो लोगों को बचाता है और उनकी ताकत का इस्तेमाल करता है। लिबराडो ने नोट किया कि एक उच्च स्टार की हीलिंग क्षमता वाला मॉन्स्टर इतना कीमती संपत्ति है कि उसे ऐसे ही जाने देना बेवकूफ़ी होगी। रोज ने हाँ में सर हिलाया, ये जानकर हैरान हुई कि ये अजीब जीव भी उसकी तरह हीलर है। लेकिन कमांडर ने इस बात को साफ किया कि रे की ताकत एक लक्ष्य पर केंद्रित है, उसकी क्षेत्र प्रभाव हीलिंग जैसे नहीं। उसने माना कि अगर रे एक साथ कई ताकतों का इस्तेमाल कर पाता तो उसका वजूद खेल को बदल देने वाला अधिक शक्तिशाली हो जाता। एरिक ने झुककर रे से पूछा कि क्या वो उस पर भरोसा कर सकता है, और हमारे हीरो ने खामोशी से नए सजेदारी से सहमति जताई। लिबराडो ने नोट किया कि एग्जीक्यूटिव्स का इस अजीब आदमी पर भरोसा पहले से ही हद से ज्यादा था। रोज ने सहमति जताई, ये मानते हुए कि सामने खड़ा मॉन्स्टर अब खतरा नहीं लगता। नोआ ने जोर दिया इस बात पर अदील रहते हुए कि रे शुरुआत से ही कोई खतरा नहीं था। एरिक ने खामोशी से अजीब मामले पर विचार किया, चेहरे पर एक विचारित भाव के साथ। रे ने अंदर माना कि वो सुबह बाकी की बिजली की तरह तेज प्रहार पर जवाब तक नहीं दे पाया।